एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए द अनइनवाइटेड नाम की एक फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये फिल्म 30 जनवरी 2009 को रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर स्लैश थ्रिलर फिल्म है और इसे IMDb पर 6.3 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये फिल्म एक कमाल की सस्पेंस स्टोरी है जिसे 70% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत एना नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ एक पार्टी में है। एना और मैट एक दूसरे को किस कर रहे हैं और अचानक से एना घर जाने की जिद करने लगती है। मैट और उसकी बहन एलेक्स के बार बार रोकने के बाद भी वो नहीं रुकती और घर के लिए निकल जाती है। जंगल के रास्ते से घर जाते हुए उसे अचानक वहां पर 3 बैग्स पड़े हुए मिलते हैं। उसके देखते ही देखते वो तीनों बैग हिलने लगते हैं और उनमें से 3 बच्चों की लाशें निकलती हैं। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाती है और अपने घर पहुंचती है। उसके घर पहुंचने के बाद हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। बीमार होने के बाद से ही उसकी माँ को बोट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था जो कि घर के ठीक सामने था। एना अब ये कहती है कि उस रोज उसकी माँ को अकेला नहीं होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनकी नर्स को उनके साथ होना चाहिए था। एना की माँ बेल बजाकर उसे बुलाती है। एना अपनी माँ की तरफ जाने से पहले घर की तरफ जाती है ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। जैसे ही एना घर के अंदर दाखिल होती है वो देखती है कि टेबल पर वाइन का ग्लास पड़ा है और कुछ आधा खाया हुआ खाना भी वहां पर है। उसे घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है मानो घर में कुछ तो गड़बड़ है। उसे अपने माता पिता के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी कीहोल में से खून निकलता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। हम ये देखते हैं कि ये सारी बातें जो एना बता रही थी वो डॉक्टर सिल्वरलिंग को बता रही थी जो उसके साइकियाट्रिस्ट हैं। एना पिछले 10 महीनों से एक मेंटल हॉस्पिटल में है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उस रोज एना जब घर के अंदर गई तो उसके थोड़ी देर बाद ही बोट हाउस ब्लास्ट हो गया था और उसकी माँ की उसमें मौत हो चुकी थी। इस हादसे का एना के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ था जिसकी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। उसके इलाज को 10 महीने हो चुके थे और डॉक्टर सिल्वरलिंग का कहना था कि वो अब घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एना जैसे ही घर जाने की बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपना सामान बांधने के लिए वहां से निकलती है कि तभी एक लड़की उसका रास्ता रोकती है। वो लड़की उसी मेंटल हॉस्पिटल में रहती है और वो एना से बातें करके उसे कहानियां सुनाती है। जब उसे ये पता चलता है कि एना अब यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है वो उससे पूछती है कि अब वो अपनी कहानियां किसको सुनाएगी। यहाँ से निकलने के बाद एना अपने पिता के साथ घर के लिए रवाना होती है। रास्ते में हमें ये पता चलता है कि एना की तबीयत उस हादसे के बाद इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपनी कलाई काट ली। जब उसने अपनी जान देने की कोशिश की उसके बाद ही उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। एना के पिता बातों ही बातों में रेचल का जिक्र करते हैं जो कि उसकी माँ की नर्स हुआ करती थी। वो कहते हैं कि इस हादसे के बाद रेचल ने ही उन्हें संभाला है और उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। रेचल का जिक्र आते ही एना थोड़ी सी घबरा जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि वो सिर्फ उन दोनों के बारे में बात करना चाहती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि रेचल के पिता पेशे से एक राइटर हैं और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। ये सुनकर एना को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इसके बाद वो घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले एना अपनी बहन एलेक्स को ढूंढने लगती है। वो भागते हुए अपने कमरे में पहुंचती है और खिड़की से एलेक्स को देखती है जो कि सामने समंदर में तैर रही है। एलेक्स को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और स्विमिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है वहां उसकी मुलाकात रेचल से होती है। उसकी माँ की मौत के बाद रेचल वहीं पर रहने लगी थी और वो और उसके पिता अब डेट करने लगे थे। ये बात देखकर एना को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है लेकिन वो एलेक्स से बात करने के लिए वहां से निकल जाती है। एलेक्स भी एना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। एलेक्स एना से कहती है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि इन परिस्थितियों में वो खुद तो मेंटल हॉस्पिटल चली गई लेकिन वो यहाँ पर अकेली रह गई थी। एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल था और उसे भी उससे बिछड़ने का दुख था। एलेक्स अब उसे बताती है कि उसने उसे बहुत सारे खत भेजे थे लेकिन उसने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। जो बात सुनकर एना को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि उसके पास उसका एक भी खत नहीं पहुंचा था। एलेक्स अब इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये सारे के सारे खत उसके पिता ने छुपाए थे ताकि वो उसे रेचल के बारे में ना बता सके। एलेक्स वहां से भागते हुए अपने पिता के कमरे में जाती है और उनसे बात करने लगती है। एलेक्स अपने पिता को डांटते हुए कहती है कि उन्हें उसके खत एना तक पहुंचाने चाहिए थे।
एना एलेक्स की सारी बातें खिड़की की दूसरी तरफ से सुनती है और वहीं छुपकर बैठी रहती है। धीरे धीरे एलेक्स का गुस्सा प्यार में बदल जाता है और एना और एलेक्स दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। एना अब जब घर में इधर उधर घूमती है तो उसे ये समझ में आता है कि घर में काफ़ी कुछ बदल चुका है। जैसे कि उन लोगों के किचन में एक चॉक बोर्ड हुआ करता था जिस पर उनकी माँ मैसेजेस लिखा करती थी, लेकिन रेचल ने किचन को रेनोवेट कर दिया था और सारे के सारे सामान को वहाँ से हटा दिया था। एना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रेचल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद वो एटिक में जाती है और वहाँ से उस चॉक बोर्ड को उठा लाती है। साथ ही वो अपनी माँ की उस बेल को भी ले आती है जिससे वो उन लोगों को बुलाया करती थी। उस रात एना जब सोने की कोशिश करती है तो उसे अपने पिता और रेचल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे ये सुनकर उन दोनों से ही बहुत घृणा होती है और वो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लेती है। अगली सुबह एना जब उठती है तो वो किचन में उस चॉक बोर्ड को टांग देती है, जो देखकर रेचल को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। रेचल बातों ही बातों में उसे चुनौती देने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती। वो एलेक्स के साथ वहाँ से निकल जाती है। एना जब एलेक्स के साथ समंदर में तैर रही थी उसी वक्त वहाँ पर मैट आता है, जो कि एना का बॉयफ्रेंड था। उसे आता हुआ देखकर एलेक्स उसे वहीं पर अकेला छोड़ देती है और कहती है कि उसे मैट से अकेले में बात करनी चाहिए। मैट, जो कि उन लोगों के घर में सामान की डिलीवरी करता है, वो उससे बात करने लगता है। बातों ही बातों में मैट उसे बताता है कि जिस रात उसकी माँ की मौत हुई थी वो वहीं पर था। एना जब पार्टी में से निकली थी तो मैट ने उसका पीछा किया था और उसने वो पूरा हादसा अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इससे पहले कि वो दोनों उस हादसे के बारे में कुछ बात कर पाते, रेचल वहां पर आ जाती है और वो मैट से पूरा सामान ले लेती है। साथ ही वो मैट से कहती है कि उसे अब घर जाना चाहिए। जब से एना इस घर में आई है उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने में उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, और उस रात उसे ये लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती है। इस बारे में एना जब एलेक्स को बताती है तो वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रेचल ने ही उनकी माँ की जान ली है। अगली सुबह रेचल को पार्टी के लिए शॉपिंग पर जाना है, इसीलिए वो एना को आवाज़ लगाकर उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ शॉपिंग पर चलेगी। पहले एना रेचल के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब एलेक्स उसे जाने के लिए कहती है तो वो वहाँ जाने के लिए हाँ कह देती है। दोनों ही साथ में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती हैं और वहीं पर उसकी मुलाकात मैट से होती है। एना अब मैट से उस हादसे के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मैट काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और उसका बॉस उसे बार बार बुलाने लगता है। दोनों अब आपस में ये तय करते हैं कि वो समंदर के पास वाली चट्टान पर मिलेंगे, जो कि एना के घर के सामने ही है। शॉपिंग से वापस आने पर एना जब घर पहुंचती है तो वो एलेक्स को इस मुलाकात के बारे में बताती है और वो कहती है कि आज रात 11 बजे मैट चट्टान पर आएगा। उस रात वो दोनों वक्त से पहले ही चट्टान पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उन लोगों को वहां पर मैट कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से एना जब उस रात सोने की कोशिश करती है तो इस बार उसके सपने में उसकी माँ नहीं बल्कि मैट आता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन अचानक से जैसे ही वो उसकी पीठ पर हाथ फेरती है उसकी पीठ पूरी तरह से टूट चुकी होती है। एना ये देखकर डर जाती है और अचानक से उसकी नींद खुलती है। जब वो अपनी खिड़की के बाहर देखती है तो उसे ये समझ में आता है कि बाहर पुलिस वालों का हुजूम लगा है। जब वो भागते हुए बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि मैट की पिछले रात ही मौत हो चुकी है। वो समंदर में बहुत बुरी तरह से गिरा और लकड़ियों से जा टकराया, जिसकी वजह से उसकी पीठ टूट चुकी है। एना इस बारे में एक बार फिर से एलेक्स को बताती है और उन दोनों को अब ये लगने लगता है कि अगली मौत की बारी उन दोनों की ही है, क्योंकि उनकी माँ के मरने के बाद उसके पिता और रेचल के बीच में सिर्फ वो दोनों लड़कियां ही बची हैं। वो दोनों अब ये बात तय करती हैं कि वो रेचल के बारे में पूरी जानकारी निकाल कर रहेंगी। वो अब उसका बैकग्राउंड चेक करती हैं और हर उस अस्पताल में कॉल लगाती हैं जहां उसने काम किया था। बहुत देर तक रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि रेचल का असली नाम रेचल समर्स नहीं था, बल्कि उसका असली नाम तो कुछ और ही था। ये जानने के बाद रेचल एना के पास जाती है और उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है। जैसे ही रेचल ये सब बातें सुनती है वो बुरी तरह से घबरा जाती है और एना को वहां से जाने के लिए कहती है। आज उन लोगों के घर में एक पार्टी थी। पार्टी के दौरान एलेक्स एना से कहती है कि उन दोनों को ही इस बारे में अपने पिता को बता देना चाहिए, लेकिन एना पूरी तरह से डरी हुई है क्योंकि रेचल ने उसे ये धमकी दी थी कि वो मेंटल हॉस्पिटल वालों को दोबारा से फ़ोन कर देगी और ये कहेगी कि इस बार उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब है। एना अपनी बहन से कहती है कि उन दोनों को एक दिन तक इंतज़ार करना होगा और इसके बाद वो दोनों खुद पुलिस स्टेशन जाकर इस बारे में बात करेंगी।
पार्टी के दौरान एना के पिता उसे रेचल की मदद करने के लिए कहते हैं। एना रेचल की मदद करने के लिए किचन में जाती है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। घबराहट की वजह से उससे खाने का बर्तन गिर जाता है और पार्टी का पूरा खाना खराब हो जाता है। रेचल और उसके पिता को ये लगता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। उस रात एना बुरी तरह से घबरा जाती है और पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने पिता के पास आती है। वो अपने पिता को रेचल के नकली नाम के बारे में सब बता देती है, लेकिन उसके पिता फिर भी उसे यही कहते हैं कि उसे सबके बारे में पहले से ही पता था। बहस के बीच में एना एकदम से नोटिस करती है कि उसके पिता के हाथ में अपनी वेडिंग रिंग नहीं है। वो अपने पिता से पूछती है कि क्या वो रेचल से शादी करने वाले हैं, जिस पर उसके पिता हाँ में जवाब देते हैं। अगली सुबह एना के पिता को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता है। अब घर पर सिर्फ एना, एलेक्स और रेचल ही हैं। रेचल एना से कहती है कि उन लोगों को अब तैयार होना होगा क्योंकि आज मैट का फ्यूनरल है। वो तीनों तैयार होकर मैट के फ्यूनरल में पहुंचते हैं कि तभी अचानक से एना को वो 3 बच्चे दिखाई देने लगते हैं जो उसे उस रोज जंगल में दिखे थे। कब्रिस्तान में वो उन तीनों बच्चों का पीछा करती है और वो तीनों बच्चे उसे कब्रिस्तान में 3 कब्रों की तरफ लेकर जाते हैं। अचानक से एना का पैर फिसलता है और वो एक कब्र के अंदर जा गिरती है। जब वो उस कब्र में से नाम हटाकर देखती है तो ये कब्रें राइट परिवार के बच्चों की थी, जिनके नाम आयरिस, डेविड और सैमुअल थे। घर जाकर वो एलेक्स को इन तीनों बच्चों के बारे में बताती है। जब वो लोग इंटरनेट पर इन बच्चों के बारे में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये 3 बच्चे बहुत साल पहले गुमशुदा हो गए थे। मिस्टर राइट, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनका अफेयर उन्हीं बच्चों की नैनी मिल्ड्रेड कैंप के साथ हो गया। मिल्ड्रेड कैंप उस वक्त 19 साल की थी और उसने ही उन तीनों बच्चों की हत्या कर दी थी। एना जब उस न्यूज़पेपर में तस्वीर को ध्यान से देखती है तो उसे मोतियों की एक माला मिसेस राइट के गले में दिखाई देती है। ये वही माला थी जो उसने रेचल के गले में भी देखी थी। रेचल को इस माला पर घमंड था और वो कहती थी कि ये उसके सबसे फेवरेट गहनों में से एक है और ये उसे उसके ही एक पेशेंट ने दी है। एना एलेक्स से कहती है कि हो ना हो रेचल ने ही इन तीनों बच्चों को जान से मारा है और उसका नाम मिल्ड्रेड कैंप है। राइट परिवार की तरह ही उसने यहाँ पर भी उनकी माँ का कत्ल किया और उसके पिता को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इसके बाद वो एलेक्स और एना को जान से मार देने वाली है। मिल्ड्रेड कैंप ने उन तीनों बच्चों को सबसे पहले ड्रग्स दिए और उसके बाद उन्हें चाकू से घोंपकर जान से मार दिया। एना अब एलेक्स से कहती है कि उन दोनों को वो मोतियों की माला किसी तरह से हासिल करनी होगी ताकि वो पुलिस वालों के पास जाएं। एना जब उस माला को लेने के लिए रेचल के कमरे में जाती है तो रेचल उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करती है। एना किसी तरह से वहां से भाग जाती है और एलेक्स के कमरे में छुपती है, लेकिन वो देखती है कि एलेक्स पहले से ही नशे में बेहोश पड़ी है और वो कहती है कि रेचल ने उसे नशा देने की कोशिश की। दोनों अब आपस में तय करती हैं कि एना पुलिस स्टेशन जाएगी। एना खिड़की से बाहर कूदती है और गाड़ी चलाकर शेरिफ के पास पहुंच जाती है। वो शेरिफ को मिल्ड्रेड कैंप की सारी कहानी बताती है और साथ ही कहती है कि उसे घर वापस जाना होगा। शेरिफ उसे कहते हैं कि उसकी जान बिल्कुल खतरे में नहीं है और वो यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। वो उसे यहाँ बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहते हैं, लेकिन एना उनसे कहती है कि एलेक्स की जान खतरे में है और रेचल उसे जान से मार देगी। शेरिफ उसे ये दिलासा देते हैं और कहते हैं कि वो इस बारे में छानबीन कर रहे हैं और उसे यहीं पर बैठना चाहिए। एना वहीं सोफे पर बैठी रहती है और उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि रेचल वहां पर है और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देती है। रेचल अब एना को बेहोश करके घर की तरफ ले जाने लगती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है। एना का शरीर नशे की वजह से हिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो पास में पड़े हुए चाकू को उठाने की कोशिश करती है ताकि वो खुद को और अपनी बहन को बचा सके। लेकिन एना उस चाकू को नहीं उठा पाती और वो देखती है कि रेचल के पीछे एलेक्स खड़ी है जिसके हाथ में चाकू है। थोड़ी देर बाद जब एना की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ वहां पर खून बिखरा पड़ा है। जब वो घर के नीचे जाती है और डस्टबिन खोलती है वो देखती है कि उसके अंदर रेचल की लाश पड़ी हुई है। एलेक्स उसके सामने खड़ी है, उसके हाथ में चाकू है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। एलेक्स उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब उसे बचाने के लिए किया है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। उसी वक्त हमें गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि उनके पिता हैं। एना के पिता जैसे ही वहां पर आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वो दोनों ही खून से पूरी तरह से तरबतर हैं। एना अब अपने पिता को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि रेचल ने उन दोनों को ड्रग्स देकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए एलेक्स ने रेचल को जान से मार दिया।
जैसे ही उसके पिता ये सुनते हैं वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि उस रात जब बोट हाउस में आग लगी थी तो उसकी माँ के साथ साथ एलेक्स की भी मौत हो गई थी। ये सुनते ही एना को बुरी तरह से झटका लगता है और जब वो एलेक्स की तरफ देखती है तो एलेक्स वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक से उसकी नज़र आईने पर पड़ती है और जिस चाकू को वो एलेक्स के हाथ में समझ रही थी वो उसी के हाथ पर था और उसके कपड़े खून से पूरी तरह से गंदे थे। एना अब अपने पिता की आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर करती है और भागते हुए बोट हाउस की तरफ जाती है। अब उसे उस रात का वाकया याद आता है जब वो जंगल से अपने घर की तरफ आ रही थी। जब वो भागते हुए अपने घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ घंटी की आवाज़ से बुला रही थी। वो अपनी माँ को देखने गई और उसे अपनी माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब लगी। मदद मांगने के लिए वो अपने घर की तरफ भागी ताकि वो अपने पिता को बुला सके, लेकिन जैसे ही वो घर में पहुंची उसने देखा कि घर के टेबल पर वाइन ग्लास पड़ा हुआ है और साथ ही कुछ खाने की चीज़ें भी हैं। अब वो भागते हुए अपने पिता के कमरे की तरफ जाती है जहां वो पीप होल से अपने पिता और रेचल को एक साथ देख लेती है। ये सब देखने के बाद उसका दिमाग नफरत की वजह से पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो कैंडल और वाटर कैन लेकर फ्यूल टैंक की तरफ जाती है। वो उस टैंक के नल को खोलती है और वहां से फ्यूल निकालती है, लेकिन उसे पूरी तरह से बंद करना भूल जाती है। कैंडल वहीं पर रूम में ही रखी रह जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है वो कैंडल वहां से गिर जाती है। एलेक्स उस वक्त नशे में थी और वो एना से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो एना को रोक सकती वो भागते हुए अपनी माँ की तरफ जाती है क्योंकि उसकी माँ उसे घंटी की आवाज़ से बुलाती है। एना पूरी तरह से गुस्से में थी और वो रेचल और अपने पिता को घर समेत जलाने वाली थी, लेकिन उसकी छोटी की गलती की वजह से बोट हाउस में ही आग लग जाती है और फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उसकी माँ और एलेक्स की मौत हो जाती है। वो ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखती है, इसलिए उसे इस बात का इतना बुरा सदमा लग जाता है कि उसका दिमाग ये भूलने की कोशिश करता है। अब हमें पूरी कहानी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि एलेक्स के साथ सिर्फ एना ही बात किया करती थी, यानी कि उस वक्त जब वो लोग तैर रहे थे या फिर तब जब मैट उससे बात करता है उस वक्त एलेक्स उसके साथ नहीं थी। उस रोज़ मैट भी उससे मिलने आया था और उसने उसे पूरी बात का आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये सब बातें सुनकर एना इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि उसने मैट को समंदर के अंदर धक्का दे दिया। जब एना को ये लग रहा था कि रेचल उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है, रेचल बस उसे इंजेक्शन देकर शांत करना चाहती थी, लेकिन जब उसे ये लगता है कि एलेक्स चाकू लेकर उसके पीछे खड़ी है उस वक्त उसी ने चाकू उठाकर रेचल को जान से मार दिया था। पुलिस वाले जब एना के पिता से ये सवाल करते हैं कि रेचल समर्स का नाम गलत क्यों था, तो उसके पिता उन्हें ये बताते हैं कि रेचल को उसका बॉयफ्रेंड मारा पीटा करता था, इसीलिए उससे बचने के लिए कुछ साल पहले उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। एना को वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जब डॉक्टर सिल्वरलिंग उससे बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एना अब किसी और को जान से मारना चाहती है। तभी हमारी नज़र उस पेशेंट पर पड़ती है जो कि कहानी की शुरुआत में एना को कहानी सुनाने की बात करती है। ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मिल्ड्रेड कैंप थी और उसके हाथों में वो मोतियों की माला थी जो एना इमेजिन किया करती थी, यानी कि एना के दिमाग में जो 3 बच्चे थे वो और कोई नहीं बल्कि मिल्ड्रेड कैंप की कहानियों से ही आए थे और अगला कत्ल वो उसी का करने वाली थी। इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है और हम कमेंट सेक्शन में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप वीडियो के आखिर तक पहुंच ही गए हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ऐसी मूवीज़ बताइएगा जिनकी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड।